अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अलमास अफसल एंड होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से हम CS401 यानी कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि मैम इस सब्जेक्ट के लिए कोई भी बेस्ट लेक्चर्स हमें नहीं मिल रहे, तो काइंडली आप ये लेक्चर्स भी बना दें ताकि हमारे लिए ये सब्जेक्ट पास करना आसान हो जाए। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है जिसे बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग हार्ड समझते हैं, टफ़ समझते हैं। हालांकि ये इतनी टफ़ नहीं है, क्योंकि जब आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करवा सके, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक चीज़ जो है वो मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि CS401 यानी कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, और जब मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी, मैंने ये स्टडी करना था, और मैंने यूट्यूब पर इसके काफ़ी लेक्चर्स वगैरह सर्च किए और काफ़ी वीडियोस देखी, लेकिन उनमें वीडियोस में कुछ इश्यूज़ थे। यानी कि कुछ वीडियोस ऐसी थी जिनका बैकग्राउंड सही नहीं था, मतलब कि बैकग्राउंड का शोर बहुत ज़्यादा था, और कुछ वीडियोस ऐसी थी जिसमें पढ़ाने वाले की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, और कुछ वीडियोस ऐसी थी जिनमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो एक सब्जेक्ट जो हम टफ़ समझते हैं, डिफ़िकल्ट समझते हैं, और उसके लिए इस तरह के एरर्स आना वीडियोस में हमारे लिए बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। क्योंकि एक तरफ तो हम इस सब्जेक्ट को बहुत टफ़ समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हमें इसके लेक्चर्स भी अच्छे नहीं मिल रहे, तो फिर क्या होता है कि ये सब्जेक्ट जो है ना, स्टूडेंट्स मज़ीद इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। और CS401 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टफ़ समझते हैं, और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। हालांकि ये टफ़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ मुश्किल यानी कि जिसे आपको प्रॉब्लम पेश आती है वो ये होती है कि जो LMS के लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, और स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको पढ़ाए गए होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उर्दू को ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स भी देख ली जाएं, तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा पक्के हो जाते हैं, यानी कि माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है, आपको याद रह जाती है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के जो हैंड आउट्स हैं, अगर हम इसके हैंड आउट्स की बात करें तो यूट्यूब पे यानी कि बहुत से आपको जो पढ़ाने वाले हैं उनमें मैंने देखा है वीडियोस में कि वो आपको सिर्फ हैंड आउट से ही रीड आउट करवा रहे हैं। हालांकि जो रीडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो रीडिंग करने का सारा काम है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको रीडिंग करनी आती है। लेकिन मसला होता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का, कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह से क्लियर होंगे, आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो किस तरह से कवर होंगे, कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में रह जाएं और आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकें। तो यहाँ पे स्टार्ट पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अपने लेक्चर्स में आपको हैंड आउट्स बिल्कुल भी स्टडी नहीं करवाऊँगी, ठीक है। यहाँ मतलब कि हैंड आउट्स में अगर आप देखें तो बहुत लंबे लंबे और काफ़ी लेंथी पैराग्राफ्स वगैरह हैं, और एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के आपके सामने रखा गया है, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बना दी गई हैं चीज़ें। हालांकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और आसान चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें थोड़ा लंबा मतलब कि थोड़ा लेंथी कर दिया गया है और बहुत कॉम्प्लेक्स सा बना दिया गया है स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि मैं आपको हैंड आउट से बिल्कुल भी ये स्टडी नहीं करवाऊँगी, और ना ही मैं आपको रीडिंग करवाऊँगी, क्योंकि मेरा काम होता है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स कवर करवाना, डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना, ताकि आपके हर टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं वो कवर हो सकें। तो अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि हम हैंड आउट्स को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हैंड आउट्स जो हैं वो बहुत लेंथी हैं, ठीक है, 193 पेजेस तो हैं ही इसके, लेकिन हर टॉपिक को बहुत लेंथी करके यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो हम हैंड आउट्स को नहीं स्टडी करेंगे, और इसके लिए मैंने आपकी जो मुश्किल है वो भी आसान कर दिया है कि मैंने इसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, और मिड टर्म के लिए अलहदा से शॉर्ट नोट्स बनेंगे, फाइनल टर्म के लिए अलहदा से बनाएंगे हम। और अगर आप हैंड आउट्स में मैं आपको चेक करवाऊँ तो आपके हर चैप्टर के एंड पे कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह आपको गिवन है, ठीक है, आपकी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, ये एक्सरसाइज वगैरह आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको गिवन है कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और ये जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं इनके लिए मिड टर्म के लिए हम अलहदा से नोट्स बनाएंगे और फाइनल टर्म के लिए अलहदा से नोट्स बनाएंगे, ताकि जो मिड टर्म की तैयारी है, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल स्मूथली वे में चल सके। और इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स वाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि आपके चैप्टर वाइज जो हमने लेके चलना है, मिड टर्म का सिलेबस होगा, फाइनल टर्म का सिलेबस होगा, उनके लिए भी अलहदा से नोट्स बनेंगे, ताकि सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं और आपको ये सिलेबस जो है काफ़ी लेंथी महसूस ना हो। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे मिड टर्म के बारे में। और मिड टर्म में जैसे कि आपको पता है कि पहले 6 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, चेक करवा दूँ, तो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो पहले 6 चैप्टर्स होते हैं डिस्प्ले मेमोरी तक, यहाँ तक आपको मिड टर्म का सिलेबस गिवन होता है, यानी कि आपने डिस्प्ले मेमोरी तक ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कवर करनी होती हैं। और बाकी जो इसका सिलेबस रह जाता है चैप्टर नंबर 7 से लेके 17 तक, वो हमने फाइनल टर्म में कवर करना होता है। अभी हम सिर्फ इन टॉपिक्स को देखेंगे, यानी कि इन चैप्टर्स को देखेंगे। इसके बाद जब हमारी ये मिड टर्म की तैयारी, यानी कि मिड टर्म का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे, ताकि हमारी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो सके। और MCQs वगैरह की भी जो भी तैयारी आपकी हुई, प्रिपरेशन हुई, वो सारी की सारी आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने तमाम वीडियोस को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि ये सारी एफ़र्ट्स आपके लिए की जा रही हैं। क्योंकि ये जितने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो ये तमाम मेहनत, ये तमाम एफ़र्ट्स आपके लिए की जा रही हैं। तो वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्ट को टफ़ समझते हैं, जिन्हें इसके लेक्चर्स नहीं मिल रहे, वो भी हेल्प ले सकें। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलते रहें। तो इतना सा काम आपने करना है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मुझे पता चल सके कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। तो अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होगा, हम सबसे पहले इसके प्रीफेस को आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स ने जो भी अपना माइंड बना लिया है, डिफ़ॉल्ट माइंडसेट बना लिया है कि ये बहुत टफ़ है, या इस कोर्स में हमने क्या स्टडी करना है, हम क्या पढ़ेंगे, या इसका मेन फोकस किस चीज़ पे होगा, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि नेक्स्ट हम जो भी लेक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे वो हमारे लिए ईजी हो जाएँ। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो हमें ये पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली तौर पे बात करती है, यानी कि कंप्यूटर हो गया या कोई सिस्टम हो गया या कोई मशीन हो गई, यानी कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली तौर पे कनेक्ट होती है, बात करती है, वो असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में देखा हो, नॉर्मली जब हम हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ या फिर जावा की बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि प्रोग्रामर और मशीन के दरमियान एक गैप होता है, और उस गैप को फिलअप करने के लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं या फिर इंटरप्रेटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली तौर पे कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर या मशीन के साथ बात करने के लिए किसी भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपके और कंप्यूटर के दरमियान कोई भी गैप नहीं होता। तो इसलिए आप हार्डवेयर के भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही आपको अंदाज़ा हो गया कि असेंबली लैंग्वेज किस कदर आसान है, कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आपने कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो आप किसी चीज़ का सहारा लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सिंपल होती है, आसान होती है। अब इसे हार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसे टफ़ इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट होती है और क्लियर होती है। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है एग्जैक्टली जो आप उसे कहते हैं, यानी कि आपने एग्जैक्टली जो कमांड लिख देनी है, कंप्यूटर बिल्कुल वही काम आपको करके दे देता है। तो ये किसी तरह से भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है और क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के फोकस के बारे में, कि हम इस सब्जेक्ट में बेसिकली स्टडी क्या करेंगे। तो इसमें हमने IBM PC वगैरह को देखना है,
और कुछ प्लेटफॉर्म्स देखेंगे जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो किसी भी सिस्टम पे, किसी भी एप्लीकेशन पे यूज़ किए जा सकते हैं। और इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें कुछ डिजिटल लॉजिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एंड ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए, और ऑपरेटर का और नॉट ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ बाइनरी नंबर्स और अर्थमेटिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टैंडर्ड या बहुत ही हाई लेवल का नॉलेज नहीं कह रही, यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का, देन आप इसे पास कर सकते हैं। अगर आपने CS 302 के सब्जेक्ट को स्टडी किया है तो इसमें बेसिकली वही चीज़ें रिपीट की गई हैं जो CS 302 में थी, और CS 401 यानी कि इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मिलते जुलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्यों सीखी जाती है या फिर इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो इसका पहला बेनिफिट क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप समझते हैं कि कोड को फास्टर बनाना, यानी कि आपके पास कोई कोड है या आपके पास कोई पीस ऑफ प्रोग्राम है जो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें से कुछ अननेसेसरी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिमूव कर देना, यानी कि ऐसी चीज़ें रिमूव कर देना जो हमें नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो फास्टर हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑप्टिमाइज़ करना। इसके बाद है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि ऐसे सिस्टम जिधर हमें एक फिक्स टाइम रखना होता है, यानी कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस जिनमें हमें पता हो कि हमने कितने टाइम में अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है, तो तब हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके बाद है फाइन कंट्रोल, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में हिडन स्टेप्स होते हैं, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं ना C++ या फिर जावा की बात करें तो उसमें लूप्स होते हैं, यानी कि लूप्स के अंदर भी काम चल रहा होता है, तो ये कुछ हिडन स्टेप्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी हिडन नहीं होता, और ना ही आपने कोई फॉर लूप्स या कोई भी अदर लूप्स यूज़ करने हैं। इसमें जो कुछ होता है बिल्कुल आपके सामने होता है, क्लियर होता है, डायरेक्ट होता है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमने इसे कब यूज़ करना होता है, यानी कि कौन सी कंडीशंस हैं जब हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियरली तौर पे समझ लें कि हम हमेशा ही असेंबली लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। ये मेनली तब यूज़ होती है जब प्रोग्राम की परफॉर्मेंस जो है वो क्रिटिकल हो और हमें उसे इम्प्रूव करना होता है, लाइक इमेज प्रोसेसिंग वगैरह। और या फिर हम तब इसे यूज़ करते हैं जब हमने कोई एग्जैक्ट टाइमिंग रख ली है, यानी कि हमारे ऑपरेशंस वगैरह हैं, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें फुलफ़िल करने के लिए कोई फ़िक्स टाइम हो गया है, यानी कोई टाइमिंग है जो फ़िक्स कर ली है, तब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम इस बात कर लेते हैं कि हम इसे किस तरह से सीख सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज की बात मैं यहाँ पे करूँ या इसके अलावा अदर लैंग्वेज की बात करूँ, आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें, तो आपको वो सिर्फ रीडिंग करने से नहीं आती, आपको वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है, और वो होती है प्रैक्टिस, कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको एक चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल्स को ट्राई करें, छोटे छोटे कोड लिखें, उन्हें टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें, और इस तरह की, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली तौर पे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने ये देखना था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, क्या यह मुश्किल है, इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे सीखेंगे, और कब हम इसे यूज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा कि हमने इस कोर्स में, हमने सब्जेक्ट में बेसिकली क्या स्टडी करना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।